हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाकिर और मैं हूँ एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम मैकेनिकल इंजरीज पढ़ेंगे और उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और एब्रेजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो मैकेनिकल इंजरीज आर कॉज्ड बाय मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल ट्रॉमा। लेट्स क्लासिफाई मैकेनिकल इंजरीज। तो मैकेनिकल इंजरीज कैन बी ड्यू टू ब्लंट फोर्स, शार्प फोर्स एंड पॉइंटेड वेपन। अब जो ब्लंट वेपन है लाइक स्टोन, आयरन रॉड, स्टिक एंड लाठी, ये ब्लंट फोर्स जनरेट करेंगे जिनकी वजह से एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, लैसरेशन और फ्रैक्चर होगा। वहीं पे जो लाइट कटिंग वेपन्स होते हैं लाइक नाइफ, इनसे इंसिजन होगा। और जो हेवी कटिंग वेपन होते हैं लाइक चॉपर एंड एक्स, इनकी वजह से क्या होगा, चॉप वुंड होगा। हमारे जो पॉइंटेड वेपन्स होते हैं लाइक आइस पिक, इससे क्या होगा, स्टैब वुंड होगा। अब मैंने जो वेपन्स के फ़ोटो दे के रखे ना यहाँ पे, ये इसलिए दिए क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उसमें आपको इंजरी रिपोर्ट लिखनी होती है जिसमें आपको वेपन को आइडेंटिफाई करना होता है। अब मैकेनिकल इंजरीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो सपोज ये मेरी एपिडर्मिस है, ये मेरी डर्मिस है, ये मेरे डर्मल ब्लड वेसल्स है और ये सबक्यूटेनियस फैट है और ये मेरे मसल्स है। तो होता क्या है, जो एब्रेजन है ना, ये एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस के भी सुपरफिशियल पार्ट में, मतलब सिर्फ पार्शियल एपिडर्मिस में होगा। वहीं पे जो ब्रूज होते हैं ना, वो डर्मिस में होते हैं। लेकिन जो हमारा लैसरेशन होता है, वो लैसरेशन कहाँ पे होता है, वो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों में होता है। फिर हमारा इंसिजन होता है, ये भी एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों में होता है। और फिर जो स्टैब वुंड होता है ना, वो थोड़ा सा डीपर होता है। अब एपिडर्मिस में क्या है, एब्रेजन है, तो एब्रेजन एपिडर्मिस में है और जो ब्रूज है ये डर्मिस में है। तो ब्रूज और एब्रेजन ये क्या होते हैं, ये 2 डायमेंशनल होते हैं, मतलब इनकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। वहीं पे जो लैसरेशन, इंसिजन एंड स्टैब वुंड, ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब इनकी लेंथ, ब्रेड और डेप्थ तीनों होती है। अब लैसरेशन और इंसिजन में क्या फ़र्क है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो लैसरेशन होता है ना, इसके जो मार्जिन्स होते हैं ये इरेगुलर होते हैं। वहीं पे जो इंसिजन होता है इसके मार्जिन्स रेगुलर होते हैं। लैसरेशन में देयर इज़ क्रशिंग ऑफ स्किन, नर्व वेसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। वहीं पे जो इंसिजन होता है ना, इसमें देयर इज़ क्लीन कट ऑफ स्किन, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अब इंसिजन और स्टैब वुंड में क्या डिफरेंस है। तो जो इंसिजन होता है ना, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। वहीं पे जो स्टैब वुंड होता है ना, उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है। तो अब हमने मैकेनिकल इंजरीज का एक ओवरव्यू तो देख लिया है, अब हम एब्रेजन को डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट अब्रेजन। सो इन अब्रेजन देर इज़ नो ब्लीडिंग एंड नो स्कारिंग। अब्रेजन में क्या होता है, देर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मतलब जो हमारी एपिडर्मिस है इसकी भी सुपरफिशियल लेयर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पूरी एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती। और जो अब्रेजन है ना, ये मेडिको लीगली मोस्ट सिग्निफिकेंट वुंड है। और मैक्सिमम जो अब्रेजन होते हैं ना हमारे पास, ये सिंपल हर्ट होते हैं, मतलब ये 114 BNS के अंडर आते हैं। अब हम अब्रेजन को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन 2 फोर्सेस, एक होता है टेंजेंशियल फोर्स और एक होता है परपेंडिकुलर फोर्स। अब ये टेंजेंशियल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, हम इसको समझते हैं। तो सपोज ये मेरी एपिडर्मिस है और ये मेरी डर्मिस है। तो अगर स्किन और फोर्स दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, या फिर बहुत लो एंगल है, या फिर स्किन और फोर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या होता है, स्क्रैपिंग ऑफ एपिथेलियम होती है। वहीं पे स्किन और फोर्स दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, तो हम इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं। और परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से क्या होता है, क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम होता है। सो बेस्ड ऑन टेंजेंशियल फोर्स हमारे पास होता है ग्रेज्ड एब्रेजन और स्क्रैच एब्रेजन, एंड बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर फोर्स हमारे पास होता है प्रेशर, इम्प्रिंट एंड पैटर्न एब्रेजन। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेज्ड एब्रेजन। ग्रेज्ड एब्रेजन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रेजन है, और ग्रेज्ड एब्रेजन इज कॉल्ड ड्यू टू रबिंग और स्लाइडिंग ऑफ बॉडी ओवर हार्ड सरफेस, इसीलिए हम इसको स्लाइडिंग एब्रेजन भी कहते हैं।
अब बॉडी अगर किसी हार्ड सरफेस से रब कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, और रबिंग की वजह से हीट भी जनरेट होगी। इसलिए जो ग्रेस्ड एब्रेजन है ना, थोड़े से हमारे बर्न की तरह दिखते हैं और इसीलिए हम इसको फ्रिक्शन बर्न कहते हैं। अब देखो ये हमारा ग्रेस्ड एब्रेजन का फोटो है, तो ऐसे लग रहा है ना कि किसी ने इसके ऊपर ब्रश चलाया है। यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स है, इसलिए हम इसको ब्रश बर्न भी कहते हैं। और जो ग्रेस्ड एब्रेजन होता है ना, इट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसीलिए हम इसको ग्रेवल रैश भी कहते हैं। और ग्रेस्ड एब्रेजन इज वेरी पेनफुल क्योंकि देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व एंडिंग्स। अब हमारा नेक्स्ट है स्क्रैच एब्रेजन। स्क्रैच एब्रेजन ये किसकी वजह से होता है, पिन, फिंगर नेल्स और थॉर्न, इनकी वजह से ना एक लीनियर लाइन बन जाती है। ये हमारा स्क्रैच एब्रेजन का फोटो है, इसीलिए हम इसको लीनियर एब्रेजन भी कहते हैं। अब ये लाइन है तो ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होंगी और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कम होगी। अब हमारा नेक्स्ट है प्रेशर एब्रेजन। अब प्रेशर एब्रेजन किसकी वजह से हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम होगा और इसीलिए इसका दूसरा नाम है क्रशिंग एब्रेजन। अब ये इसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है ना बहुत कम होता है प्रेशर एब्रेजन में, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम शूज़ पहनते हैं तो शूज़ को हम पूरा दिन पहन के रखते हैं ना, उसकी वजह से हमारे क्या हो जाती है, शू बाइट होती है क्योंकि फोर्स कम था लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था। अब अगर स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग में जो लाइगेचर यूज़ करते, अगर वो बहुत बहुत देर तक बॉडी लटकी हुई रहती है ना लाइगेचर से, इसकी वजह से लाइगेचर मार्क आ जाता है। तो ये लाइगेचर मार्क क्या है, ये भी एक प्रेशर एब्रेजन है। और इसमें क्या हो रहा है, क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम, एपिडर्मिस की क्रशिंग हो रही है हमारे। और जो प्रेशर एब्रेजन है ना, इसमें जो सराउंडिंग एरिया है, सपोज एब्रेजन है तो इसका जो सराउंडिंग एरिया है ना उसमें ब्रूजिंग प्रेजेंट होती है। अब प्रेशर एब्रेजन के बाद है हमारा इम्पैक्ट या फिर इम्प्रिंट एब्रेजन। इसमें भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और फोर्स का ड्यूरेशन कम होता है। जैसे कि किकिंग, जब भी हम किसी को पंच मारते हैं ना तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मारते हैं लेकिन उसका फोर्स ज़्यादा होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, टायर मार्क, अगर किसी इंसान के ऊपर से गाड़ी चली जाती है तो उसके टायर मार्क्स रह जाते हैं, वो भी इम्पैक्ट एब्रेजन है। फिर दूसरा एग्जांपल है रेडिएटर ग्रिल मार्क, और इसी का दूसरा नाम होता है कॉन्टैक्ट एब्रेजन। लास्ट है हमारा पैटर्न एब्रेजन। पैटर्न एब्रेजन रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कॉज्ड इट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की वजह से एब्रेजन हुआ है ये उसके पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर मैंने किसी के कान के नीचे बहुत ज़ोर से एक चापट मारी तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, मेरी पाँचों उंगलियां उमड़ जाएंगी, मतलब जो उसका गाल है ना वो मेरी उंगलियों के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर वहीं पे अगर किसी के ऊपर से गाड़ी चली गई, बाइक चली गई, तो उसके ऊपर टायर मार्क्स आ जाएंगे, तो जो टायर मार्क्स है वो पैटर्न एब्रेजन का एग्जाम्पल है। फिर हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में जो लिगेचर मार्क आ जाता है वो भी पैटर्न एब्रेजन का टाइप है, एग्जाम्पल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि पैटर्न एब्रेजन इज नथिंग बट इम्पैक्ट एब्रेजन प्लस प्रेशर एब्रेजन रिफ्लेक्टिंग द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कॉज्ड इट। तो अब ये टाइप हो गए हमारे एब्रेजन के। लेट्स मूव ऑन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एब्रेजन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब कंडीशंस दैट मिमिक्स एब्रेजन। तो कौन से कंडीशन है, हमारा एंट बाइट मार्क है, फिर स्किन एक्सकोरिएशन है, फिर डिक्यूबिटस अल्सर है, और लास्ट में हमारा पीएम एब्रेजन। अब हम देखते हैं हीलिंग ऑफ एब्रेजन। तो जो हीलिंग होती है ना मेनली डिपेंड करती है साइज़, मतलब अगर ज़्यादा साइज़ होगा वुंड का तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर डेप्थ पे डिपेंड करती है, अगर ज़्यादा डेप्थ है तो ज़्यादा टाइम लगेगा हील होने के लिए। और फिर है लोकेशन, मतलब अगर फेस पे अगर एब्रेजन हो रहा है तो फेस क्या है, हाईली वैस्कुलर है, इसकी वजह से उसको टाइम कम लगेगा हील होने के लिए। और जनरली यूजुअली इसका जो हीलिंग टाइम होता है ना वो 1 वीक होता है। हीलिंग की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। अब इसके हीलिंग के ड्यूरिंग इट्स हीलिंग जो इसके कलर चेंजेस होते हैं उसके लिए न्यूमोनिक है R2 RB B2।
तो सबसे पहले आर से क्या होगा, रॉ होगा, फिर अगले आर से रेडिश हो जाएगा, फिर आर बी से क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा, और बी से ब्राउन, और लास्ट वाले बी से ब्लैक। तो हम पहले समझ लेते हैं कि स्कैब क्या होता है। स्कैब इज नथिंग बट ड्राइड लिम्फ, और ये 12 घंटे से पहले तो नहीं बनता है। अरे यार सिंपली कहूँ तो जो पपड़ी आती है ना, हमारा जो वुंड होता है उस पर जो पपड़ी आती है ना, उसी को स्कैब कहते हैं। तो अगर फ्रेश है वुंड, 12 घंटे से पहले का वुंड है, तो उस पर स्कैब नहीं होगा, मतलब ये रॉ होगा। फिर मोर देन 12 आवर्स तो ये रेडिश स्कैब आ जाएगा, फिर 2 to 3 डेज़ में रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और फिर 4 to 5 डेज़ में ये ब्राउन हो जाएगा, और लास्ट के 6 to 7 डेज़ में ये ब्लैक हो जाएगा। फिर ये निकल जाती है, जो पपड़ी है ना वो झड़ जाती है हमारे वुंड से। अब इसका हमारा मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, मैंने कहा था ना कि एब्रेजन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेडिको लीगली मोस्ट सिग्निफिकेंट वुंड। तो इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस याद करने के लिए हमारे पास न्यूमोनिक है IMDCP। IMDCP, तो आप आई के आगे 2 लगा देना, ए के आगे भी 2 लगा देना, और एम के आगे भी 2 लगा देना, और जो सी है ना उसके आगे भी 2 लगा देना। तो सबसे पहले आई से क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट साइट, मतलब जहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है वहीं पे एब्रेजन होगा, तो इससे हम इम्पैक्ट साइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ असाइलेंट, जो हमारा विक्टिम है, उस विक्टिम है हमारा, उसके टिश्यूज़ में है ना, टिश्यू अगर टिश्यू स्क्रैपिंग होती है तो जो विक्टिम है ना उसके नेल्स से ना हम टिश्यूज़ को ले लेते हैं, और फिर उसका DNA एनालिसिस करते हैं, जिससे हम असाइलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा एज ऑफ इंजरी, जो इसके हीलिंग स्टेजेस है या फिर जो कलर चेंजेस है, उससे हम एब्रेजन की एज को निकाल सकते हैं। फिर है हमारा असाइलेंट एंड विक्टिम पोजिशनिंग, ये भी हमको पता चल सकता है। फिर नेक्स्ट है मोटिव ऑफ ऑफेंस, अगर ब्रेस्ट, लिप्स या फिर जेनाइटल एरिया में एब्रेजन है, इसका मतलब जो मोटिव ऑफ ऑफेंस का वो सेक्सुअल असॉल्ट है। फिर है हमारा मैनर ऑफ इंजरी, मतलब इंजरी एक्सीडेंटल है, सुसाइडल या फिर होमिसाइडल है, ये भी एब्रेजन से पता चल सकता है। फिर क्लू टू प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जो एब्रेजन होता है ना, जब हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको डस्ट, ग्रीज या फिर सैंड मिल सकती है, जिससे हम उस प्लेस का पता लगा सकते हैं जहाँ पे ये हुआ है। फिर कॉज ऑफ डेथ भी पता चल सकता है, वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि थ्रोटलिंग है, थ्रोटलिंग में क्या होता है, उंगलियों से गला दबा जाता है हाथों से, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रेसेंट्रिक फिंगर नेल एब्रेजन हो जाता है। फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जेनेटल एब्रेजन आ जाते हैं हमारे ब्रेस्ट, फिर इनर थाइज, यहाँ पे एब्रेजन हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि सेक्सुअल असॉल्ट था। फिर स्मॉदरिंग में क्या होता है, मुंह और नाक दोनों को दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से पेरी ओरल एब्रेजन हो सकता है, तो इससे हमको कॉज ऑफ डेथ भी पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो होता क्या है, देखो जो हमारा एब्रेजन है ना, तो ये कुछ इस तरह का होता है, ये उसका क्या है, हेड है, हेड डीप होता है एब्रेजन का, और ये उसका टेल है, टेल क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। तो हमको पता है कि एब्रेजन में देर इज स्क्रैपिंग ऑफ एपिथेलियम या फिर स्क्रैपिंग ऑफ एपिडर्मिस, तो स्क्रैपिंग की वजह से है ना, जो एपिडर्मिस है ना वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लग जाती है, ऐसे डिपॉजिट होने लग जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, हीपिंग ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियल की हीपिंग कहते हैं। अब ये जो डिपॉजिट हो चुकी है यहाँ पे जो एपिडर्मिस, तो उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल अनइवन पैरेलल एंड लॉन्जिट्यूडनल लाइंस बन जाती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टैग कहते हैं। तो ये हीपिंग ऑफ एपिथेलियम और एपिथेलियल टैग्स, इनकी वजह से हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चलती है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हमारा हो गया, उसके बाद है हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन हमको पता है कि जो लाइगेचर मार्क है उसकी वजह से, लाइगेचर है उसकी वजह से लाइगेचर मार्क आ जाएगा। फिर अगर बाइक वगैरह अगर किसी के ऊपर से गई है तो उसकी वजह से टायर मार्क आ जाएगा, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की वजह से एब्रेजन हुआ है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम एब्रेजन एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेजन। तो पहले तो ये समझते हैं, अगर एंटीमोर्टम मतलब मरने से पहले, और पोस्टमॉर्टम मतलब मरने के बाद,
तो अगर कोई आदमी ज़िंदा है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसमें वाइटल रिएक्शंस होंगी, फिर जो एक्सुडेशन होगा, फिर स्कैब होगा, उसका स्कैब मतलब क्या होता है, स्कैब में वो एक्सुडेशन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से स्कैब है ना रेज्ड होगा, और फिर उसमें कलर चेंजेस प्रेजेंट होंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। पहले तो कलर चेंजेस प्रेजेंट होंगे, एक्सुडेशन होगा, स्कैब रेज्ड होगा और वाइटल रिएक्शंस प्रेजेंट होंगी। तो अब हम इसको समझते हैं। तो साइट क्या होती है, एंटीमोर्टम एब्रेजन ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो पोस्टमॉर्टम एब्रेजन है ना, ये होता है ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी। तो इसकी वजह से मेनली है ना बोनी प्रोमिनेंसेस पे होता है पोस्टमॉर्टम एब्रेजन। और इसका कलर क्या होता है, एंटीमॉर्टम एब्रेजन में कलर होता है इसका ब्राइट रेडिश ब्राउन, वहीं पे पोस्टमॉर्टम एब्रेजन का कलर होता है येलोइश। एक्सुडेशन इसमें ज़्यादा होता है एएम एब्रेजन में, वहीं पे पीएम एब्रेजन में लेस होता है। फिर स्कैब रेज्ड होता है एएम एब्रेजन में, और पीएम एब्रेजन में लेस रेज्ड होता है। वाइटल रिएक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एब्रेजन। अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मैकेनिकल इंजरीज़ का क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपको वाइवा में या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। और आपको ये जो वेपन्स है ना, इनको रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए, और इनके जो पार्ट्स होते हैं ना वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स में आपको वेपन रिपोर्ट लिखनी होती है। फिर आपको एब्रेजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन आपको वाइवा में डेफिनेटली वो लोग पूछेंगे। फिर टाइप्स ऑफ एब्रेजन आपको पता चाहिए। फिर टाइप्स होने के बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। फिर हीलिंग ऑफ एब्रेजन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये जो स्टेजेस है ना आपको पता होने चाहिए, और इसका अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको न्यूमोनिक भी दे दिया है। और एएम और पीएम एवरेजन तो आपको एक बार देख लेना, ये सब याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ब्रूस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।